हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन प्रोसेस के बारे में। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति का सपना है कि उसका एक खुद का घर हो, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे बैंक के पास जाना पड़ता है, उसे होम लोन की जरूरत पड़ती है। होम लोन लेकर ही वो अपने सपने को जो है पूरा कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को होम लोन के बारे में जानकारी नहीं होती है कि होम लोन कैसे लिया जाता है, उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, बैंक से किस तरीके से बात करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जब बैंक में जाएंगे होम लोन के लिए बात करने, तो बैंक वाला आपको जो है ऐसा समझेगा कि ये कस्टमर जो है पूरी जानकारी लेकर आया है, तो वो आपको किसी भी प्रकार से बेवकूफ नहीं बना सकता और आप बैंक के साथ अच्छे से अच्छी जो है होम लोन की डील क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम लोन कौन कौन से काम के लिए ले सकते हैं। तो देखिए, होम लोन के लिए आप जो है 4 प्रकार की जो ऐसी है जिसमें आप होम लोन को ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि आपको अगर कोई घर खरीदना हो, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो या फिर फ्लैट हो। देखो, जो सिटी में तो आपको फ्लैट ही मिलेंगे, लेकिन जो है जो छोटे शहर है वहां पर आपको जो है विला भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े घर भी मिल जाएंगे और आप किसी से पुराना घर भी खरीद सकते हैं और किसी बिल्डर से जो है नया घर भी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको होम लोन मिल पाएगा। आपके पास पहले से ही प्लॉट है, यानी अपने प्लॉट पर घर बनाने के लिए, यानी आपने पहले कभी प्लॉट खरीद लिया था अपने पैसों से, लेकिन अब उस पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है होम लोन आपको मिल पाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि प्लॉट खरीदकर प्लॉट पर घर बनाने के लिए, यानी आपके पास ना तो प्लॉट है, कुछ भी नहीं है, तो आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं और उसके बाद उस पर अपना घर भी बनाना चाहते हैं, तो आपको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको होम लोन मिल जाएगा। फोर्थ जो आपका पर्पज है वो है पुराने घर की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए, यानी आपका कोई पुराना घर है, माता पिता का कोई घर है, आप उसी को रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप होम लोन ले सकते हैं। देखिए, होम लोन क्या है, अमाउंट में ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी सभी लोनों की तुलना में सबसे कम होती है। इसीलिए कम रखी गई है क्योंकि लोन बहुत बड़ा होता है। अब ज़्यादा लोड ना पड़े मतलब किसी भी व्यक्ति पर, इसके लिए जो इसकी ब्याज दर है वो भी कम रखी जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, वो बैंक आपसे डिमांड करेगा ही करेगा। उसके बाद आते हैं आपके इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी आप या तो कहीं पर जॉब करते होंगे या फिर आपका कोई बिजनेस होगा, तो जो जॉब करते हैं उनसे तो आपकी जो है सैलरी स्लिप भी डिमांड करेगा, उनकी आईटीआर भी डिमांड करेगा। आईटीआर कम से कम आपके पास 3 साल की होनी चाहिए। जो बिजनेस करते हैं उनकी आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके पास 3 साल की आईटीआर जरूर होनी चाहिए। फॉर्म 16 मतलब जो व्यक्ति जॉब करते हैं वहां पर जो है वहां से उनको फॉर्म 16 मिलता है, वो बैंक डिमांड करती है। आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से लेकर 1 साल तक का, यानी कोई भी बैंक में जहां पर भी आपका अकाउंट है वहां का जो स्टेटमेंट है वो आपसे डिमांड करेगी। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आप मकान या घर खरीदना चाहते हो तो उसका आपको सेल एग्रीमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो है सेल डीड भी, कोई पुराना घर खरीद रहे हो तो उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे बैंक को। कोई अप्रूव्ड प्लान है, उसका जो भी घर बनाने का प्लान है, कोई एनओसी की कॉपी वगैरह, मतलब बैंक जो भी आपसे डिमांड करेगा वो आपको पहले ही लिख कर दे देगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक के लिए तैयार करने हैं। मैं यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो एक मेजर डॉक्यूमेंट है, यानी ये तो मांगे ही मांगे जाते हैं। इसके अलावा भी कोई छोटे मोटे डॉक्यूमेंट भी आपसे अलग से डिमांड कर सकता है, अलग अलग बैंक के हिसाब से। उसके अलावा आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको बनाई लेनी है, कम से कम 10 फोटो तो आपको इसमें बना के रखनी ही पड़ेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि होम लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, सबसे पहले तो बैंक आपकी एलिजिबिलिटी ही चेक करता है कि आपको लोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपकी उम्र, यानी आपकी उम्र जो है 21 साल से लेके 65 साल के बीच में ही होनी चाहिए। जो ये उम्र है ना 65 साल, यानी यहां तक तो लोन खत्म ही हो जाएगा, तो इससे पहले पहले आपको लोन लेना पड़ेगा। तो यानी कि जितना जल्दी आप होम लोन लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना ही आप जो है उस लोन को आसानी से चुका पाएंगे। आपकी जो इनकम है वो अच्छी होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए, यानी मान लीजिए आप कोई अच्छी या तो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या फिर जो आपका बिजनेस है वो अच्छा बिजनेस सेटअप हो, यानी रेगुलर इनकम आ रही है, तभी जाके बैंक आपको होम लोन लेने पर विचार करेगा। उसके बाद होता है आपका क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सिविल स्कोर के नाम से भी जानते हैं। वो आपका 700 से ऊपर होना ही चाहिए। अगर 700 से नीचे होगा
तो बैंक आपको जो है होम लोन नहीं दे पाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जैसे पहले से ही आपने कोई लोन ले रखे हो, होम लोन लेने से पहले ही आपने कोई छोटे मोटे लोन ले रखे हो, तो जो उनका रिकॉर्ड है यानी उनकी जो ईएमआई वगैरह है वो एकदम टाइम से पे करे, उनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी जाके बैंक आपको जो है होम लोन लेने के लिए राजी होगा, आपको आगे आगे प्रोसेस पर बढ़ पाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि होम लोन कितना मिलेगा। सबका यही सवाल होता है कि सर होम लोन कितना मिलेगा। तो देखिए होम लोन दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, अलग अलग पॉइंट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो बात कर लूं प्रॉपर्टी की रेट के हिसाब से, तो मान ली जो भी आपके घर की कीमत है ना, जो सेल एग्रीमेंट में लिखी होती है, यानी जो भी आप किसी से घर खरीदेंगे तो उससे एक एग्रीमेंट करेंगे कि आपको वो मकान कितने रुपए में खरीदना है। मान लीजिए आपने 50 लाख में खरीदना है, तो वो एग्रीमेंट वैल्यू हो गई, वो एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई होगी, उसका आपको 80 से लेकर 90% तक लोन मिल सकता है। तो आप अगर मान लीजिए 50 लाख का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका 90% या 80% जो है 40 लाख 45 लाख तक आपको उसका लोन मिल सकता है। अब दूसरी बात करते हैं आपकी इनकम के हिसाब से। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आपकी जो है बिजनेस है, तो आपकी जो भी मासिक आय आती है यानी महीने की जो भी इनकम निकल कर आती है उसका 60 से 72 गुना यानी उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो माना कि आपकी मासिक आय 1 लाख है तो आप 60 लाख से लेकर 72 लाख तक होम लोन ले सकते हैं। यानी आपकी जो भी इनकम है महीने की उसको आप कम से कम तो 60 से गुणा कर लीजिए, फिर ज्यादा से ज्यादा जो बैंक है 72 तक जा सकता है, यानी उसको 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका जो है होम लोन लेने का एलिजिबिलिटी निकल के आ जाएगा। यानी आप उतने तक का होम लोन ले सकते हैं आपकी इनकम के हिसाब से। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए इसके अलावा भी जो होम लोन है ना वो और भी बातों पर डिपेंड करता है कि आपको कितना होम लोन मिलेगा। जैसे कि आपके पहले से कोई लोन चल रहे हैं, तो देखिए पहले जो लोन चल रहे हैं पहले तो उनको आपकी इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो इनकम बचेगी आपकी उसके ऊपर ही आपको बैंक होम लोन दे पाएगी। उसके बाद है कि आपकी जो मौजूदा किस्त बनेगी ना होम लोन की, वो आपकी मासिक आय के अनुपात पे यानी 60% पैसा आप लोन किस्त चुकाने के काम में ले सकते हैं। मैं ये समझाऊं आपको, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपया, तो आप 100 रुपए में से 40 रुपए तो आपको अपने घर खर्चे के लिए रखने पड़ेंगे, बाकी के जो 60 रुपए है ना उस 60 रुपए में आपको लोन की किस्त चुकानी पड़ेगी। तो यानी बैंक आपकी ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए तक की ही किस्त बना सकता है। तो इसको आप अपनी इनकम के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी 50,000 है तो 50,000 का 60% कितना हो गया, उतना आप जो है ईएमआई भर सकते हैं। जिसकी जितनी इनकम है वो अपने हिसाब से परसेंटेज निकाल सकता है। देखिए जो आप कितने साल तक आप होम लोन किस्त बनाना चाहते हैं, जितने लंबे टाइम की किस्त बनेगी उतनी कम किस्त होगी, उतना ही ज्यादा लोन मिल पाएगा। तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि देखो जितना लंबे टाइम के लिए आप होम लोन लेंगे तो किस्त आपकी उतनी कम हो जाएगी और उतना ही ज्यादा अमाउंट का आपका जो है लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ज्यादातर बैंक जो है वो आपकी 70 साल तक की उम्र तक किस्त बनाते हैं, यानी 70 साल तक तो आपका लोन चुक ही जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और इसका मतलब है ज्यादातर बैंक 30 साल तक की किस्त बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र आज 21 साल है तो आप ज्यादा से ज्यादा है ना 30 साल तक का ही लोन ले सकते हैं। तो 21 में 30 ऐड कर लीजिए, यानी आपका 51 में वो लोन क्लोज ही हो जाएगा अगर आप ईएमआई के हिसाब से ही उस लोन को पे करते रहेंगे। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि होम लोन लेने पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जब बैंक बताती है ना सामने वाले कस्टमर को जब होम लोन लेने, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि इतना सारा पैसा लगेगा। जी हाँ, होम लोन में पैसा भी खर्च होता है और ये पैसा बहुत जरूरी होता है, यानी ये लगता ही लगता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहला चार्जेज आता है ड्यू डिलीजेंस चार्जेज। ड्यू डिलीजेंस चार्ज का मतलब होता है कि जब भी आप किसी बैंक के लिए नए कस्टमर होते हो, यानी अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो लोन लेने जहां पर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो वहां पर वो बैंक आपका जो किसी एजेंसी के द्वारा आपकी जांच करवाएगा, यानी आपकी जांच पड़ताल करवाएगा कि ये आदमी जो है कैसा है, ये इसका व्यवसाय कैसा है, इसका बिजनेस कैसा है, इसका नौकरी सही है, सब कुछ जांच करवाएगा। उसको ड्यू डिलीजेंस के नाम से जाना जाता है। तो उसकी जो जनरली फीस होती है वो 2,000 रुपए होती है, यानी वो उस एजेंसी को पे की जाती है, तो वो बैंक आपसे ही वसूल करता है। दूसरा चार्ज होता है प्रोसेसिंग चार्जेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज होता है, हर कोई ये चार्जेस आपसे वसूल करता है। तो देखिए ये लोन अमाउंट का जो है वो 1 से लेके 2% के बीच में हो सकता है। अब 1 से 2% तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, ये ज्यादातर प्राइवेट बैंक या फाइनेंस कंपनियां लेती है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक आपसे जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो बहुत ही कम लेता है। ज्यादा से ज्यादा आपसे 0.25 ले लेगा। मतलब ये लोन अमाउंट का होता है, जितना भी लोन होता है उसका आप 0.25% निकाल लीजिए, वो आपका प्रोसेसिंग फीस के आसपास आ जाएगा। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, आपको आपसे इंक्वायरी करनी है कि आपकी कितनी प्रोसेसिंग फीस है। उसके बाद आता है टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट चार्जेस। देखिए जो भी आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होते हैं ना उसकी बैंक जांच करवाता है अपने एडवोकेट से। वो बैंक के ही एडवोकेट होते हैं,
तो बैंक वो एडवोकेट पूरी प्रॉपर्टी के उन पेपरों की जांच करते हैं। अगर उन जांच को जो जांच करते हैं ना, उसकी जो फीस वसूलते हैं ना, उसको बोलते हैं टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट चार्जेस। ये वकील को ही जाती है। इसकी लगभग जो है 3-1 हजार रुपए आपकी फीस होती है, जो आपको ही देनी पड़ेगी। बैंक आपको आपसे ये वसूल जरूर करेगा। उसके बाद आते हैं वैल्यूएशन चार्जेस। वैल्यूएशन मतलब आप जो भी मकान खरीद रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं, तो बैंक के पास वैल्यूअर होते हैं, यानी उनके जो इंजीनियर होते हैं ना, वो उसकी जांच करते हैं कि आप जो मकान खरीद रहे हैं या बनाएंगे, वो उतने का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उतने का खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, उसकी जांच करते हैं। तो अगर उसकी जो भी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी पड़ती है। उसकी लगभग 3,000 रुपए के आसपास फीस होती है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट स्टाम्पिंग चार्जेस। तो देखिए, डॉक्यूमेंट स्टाम्पिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसको स्टाम्प करना पड़ता है वहां के सरकार के कानून के हिसाब से, यानी उस पर स्टाम्प लगते हैं। तो वो स्टाम्प है ना, वो आपके लोन अमाउंट का 0.25% के आसपास होता है। ये हर स्टेट में अलग अलग होता है, यानी हर जगह अलग अलग चार्जेस होता है। तो ये मैं राजस्थान का बता रहा हूँ, जहां पर मैं जानता हूँ, जहां भी प्रेजेंट में रहता हूँ, वहां पर ये चार्जेस चल रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट स्टाम्पिंग, ये थोड़ा बहुत अमाउंट ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जितना बड़ा लोन होगा ना, उसका 0.25% आपको निकाल लेना है। उसके बाद आते हैं सरसाई चार्जेस। ये 500 रुपए ही होता है। सरसाई का मतलब होता है एक सरकार की वेबसाइट है, एक सरकार की संस्था है, जिस पर आपका, जब आप होम लोन ले लेते हो ना, तो उसका डिटेल डाल दिया जाता है बैंक के द्वारा कि आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, इस प्रॉपर्टी पे मकान बनाने के लिए आपने लोन लिया है। तो वो डिटेल वहां पर अपलोड की जाती है, उसको सरसाई चार्जेस कहते हैं। उसका पैसा लिया जाता है आपसे 500 रुपए के आसपास। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंश्योरेंस चार्जेस। देखिए, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको खुद का इंश्योरेंस होगा, यानी अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है बीच में, तो वो लोन है पूरा कंपनी द्वारा पे कर दिया जाता है, तो उसका चार्जेस थोड़ा ज्यादा लगेगा। उसका चार्जेस आपकी एज के अनुसार लग सकता है, यानी 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का प्रीमियम आपका एक ही बार देना पड़ेगा। पूरा जो लोन जितना भी समय के लिए एक बार में प्रीमियम लग जाएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसका भी इंश्योरेंस होगा। उसका 10-1 हजार रुपए के आसपास आपका चार्ज लग सकता है, ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा। तो जो एक बात क्लियर कर दूं, जो आपका पर्सनल इंश्योरेंस होगा ना, जो लोन का, वो आप ना अपने लोन में भी इंक्लूड करवा सकते हैं, यानी लोन के साथ ही वो पास में हो जाएगा। मान लीजिए आपका 50 लाख को लोन लेना है, तो 2 लाख का प्रीमियम आना है, तो आपका लोन जो है वो 52 लाख का हो जाएगा। तो अच्छा है आप बैंक में जो लोन के साथ ही उसको पास करवा लें, ताकि जो है वो किस्त में आपका पैसा चुक जाए। तो और इंश्योरेंस में गाइड करूंगा कि इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो आपके परिवार पर कोई विपदा ना आए, आपका मकान वैसा का वैसा रहे, आपका परिवार उस घर में रहे। इसलिए इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि होम लोन की प्रोसेस कैसे होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसमें मैं सारा समझाऊंगा कि आपको बैंक आपका लोन कैसे पास करेगा, यानी क्या स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी, यानी मैंने जैसा आपको बताया था कि आपकी एज, आपकी इनकम, आपके सिबिल स्कोर, उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी। अगर वहीं आप पास हो जाते हैं ना, तो ये केस आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो वहीं आपका केस बंद हो जाता है। उसके बाद अगर केस आगे बढ़ता है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगी, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके केवाईसी, आपके इनकम प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को आपको जो है उसकी कॉपी करवा के उस पर साइन करके आपको देने होंगे। उसके बाद आपकी होम लोन की एप्लीकेशन जो है भरी जाएगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी, और फिलअप करके जो है वो आपको बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक जो है, आप वर्तमान में जहां रहते हैं और जहां पर आप काम करते हैं, उसकी जांच बैंक अधिकारी के द्वारा की जाएगी। यानी बैंक अधिकारी जो है, आप एक तो जिस घर में रह रहे हैं वर्तमान में, वहां पर आपकी रिपोर्ट मतलब चेक करने के लिए जाएगा, और जहां पर आप जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर भी उसको चेक करने के लिए जाएगा। तो वो रिपोर्ट जो है एकदम सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, यानी उसमें उनको ठीक लगना चाहिए, तभी जाके आपका बैंक की लोन की जो है प्रोसेस वो आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो घर आप खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, उसकी जांच बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, और उसकी वर्तमान कीमत का सही आकलन किया जाएगा। यानी जो भी अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं, यानी जो इंजीनियर होते हैं बैंक के, वो जाएंगे और पता करेंगे कि जो आप घर खरीद रहे हैं, उसकी कीमत जो आपने बताई है, जो एग्रीमेंट में लिखा है, उसके अनुसार सही है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो भी एकदम सही होना चाहिए। सब कुछ सही होने के बाद आपका बैंक लोन पास कर देगा, यानी सब कुछ सेटिस्फैक्टरी होने के बाद बैंक आपका लोन पास कर देगी। उसके बाद आपसे लोन के डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाएंगे, और अंत में आपको लोन का पैसा दे दिया जाएगा। देखिए, लोन का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है। जो भी, जैसे आप अगर घर बनाते हो, बनाने के लिए लेते हो, तो आपको पैसा टुकड़ों में मिलता है। जैसे जैसे मकान का काम आगे बढ़ता है, आपको टुकड़ों में पैसा रिलीज कर दिया जाता है। अगर आप किसी से घर खरीद रहे हो, तो वो पैसा डायरेक्ट उसी के नाम पे चेक बनता है, या ऑनलाइन आरटीजीएस होता है, या डीडी बनता है, और डायरेक्ट उसी के नाम पे चेक बन के वो पेमेंट उसी को जाता है। यानी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है। सिर्फ लोन
जो घर बनाने के लिए जो पैसा है वो टुकड़ों में वो आपके जरूर अकाउंट में आएगा और उस पैसे को आप धीरे धीरे खर्च करेंगे और अपना मकान बनाएंगे, और बैंक बीच बीच में उसका इंस्पेक्शन भी करने आएगा कि आपने घर बनाया है या नहीं बनाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, होम लोन लेते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहली बात है कि जो बैंकों की इंटरेस्ट रेट है ना, उसको आपको कंपेयर करना है, अलग अलग बैंकों की वेबसाइट पर चेक करना है कि क्या रेट चल रही है, कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट पर आपको होम लोन दे रहा है। उसके बाद आपको ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करना है और आपकी ईएमआई कैलकुलेशन करनी है, यानी आपके बजट के हिसाब से आपको होम लोन लेना है, यानी आप कितना ईएमआई पे कर सकते हैं उसके हिसाब से ही आपको होम लोन लेना चाहिए। नहीं तो आप ज्यादा होम लोन ले लेंगे, आपकी इनकम कम है तो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। होम लोन में जो ब्याज दर लगती है वो फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, इसकी भी जानकारी आपको लेनी है। यानी फिक्स्ड का मतलब तो ये हो गया कि एक बार आपने जिस रेट पे लोन ले लिया वो हमेशा लोन नहीं चुकेगा जब तक वही रेट रहेगी। लेकिन फ्लोटिंग का मतलब होता है कि अगर आरबीआई ने रेट कम करी तो आपका होम लोन की रेट भी कम हो जाएगी, अगर आरबीआई ने बढ़ाई तो आपकी होम लोन की रेट भी बढ़ जाएगी। उसके बाद होम लोन में लगने वाले जो भी चार्जेज है ना, उसके पैसे आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के ही होम लोन लेने जाएंगे तो डेफिनेटली आपका होम लोन आगे नहीं बढ़ पाएगा और फिर से आपको लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पहले से ही आपके पास जो है सेविंग जरूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमने होम लोन के बारे में जो भी जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, अब आप बैंक में जाकर होम लोन के लिए आसानी से बात कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।